नमस्कार, स्वागत है आपका कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर इस विशेष वीडियो में, इस विशेष सत्र में, इस बहुत ही सिंपल सेशन में हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की, और वो है अधिगम के वक्र, लर्निंग कर्व्स। लर्निंग कर्व्स की हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। क्या होते हैं लर्निंग कर्व्स, क्या होते हैं अधिगम के वक्र, आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कुछ भी सीखते हैं तो सीखने की गति कभी भी एक जैसी नहीं रहती। सीखने की गति कभी भी एक जैसी नहीं रहती। कभी इसमें उतार आता है, कभी इसमें चढ़ाव आता है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मान लीजिए आपके टीचर आपको कहते हैं कि आज मैं आपकी 4 घंटे तक क्लास लूंगा, तो ऐसा होता है कि कई बार आपको लगता है कि 1-1.5 घंटे तक तो चीजें समझ में आ रही है, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही है चीजें बोझिल होती जा रही हैं, बोरिंग होती जा रही हैं, आपको लग रहा है सर जो है फट रहा है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है। तो ये क्या दर्शाता है कि सीखना कभी भी एक जैसी गति से नहीं चलता। इसमें उन्नति होती है, अवनति होती है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि शुरुआत में तो समझ में ही नहीं आ रहा, या जब आप पहली बार शहर आते हैं पढ़ने के लिए कोचिंग में, तो शुरुआत में 1-2 दिन तक तो चीजें समझ में नहीं आती और बाद में सब कुछ नॉर्मल होता जाता है। तो ये जो चीज थी जो मैंने आपको बताई, ये दर्शाता है कि अधिगम की गति सदैव एक जैसी नहीं रहती। अब ये अधिगम की जो दर, अधिगम की गति जो हमेशा एक जैसी नहीं होती, कभी जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं, यदि इनको एक ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया जाए, यदि इनको एक ग्राफ पेपर पर बनाया जाए, तो हमें एक किस्म का कर्व मिलेगा, एक तरह का वक्र मिलेगा। और वो जो एक किस्म का कर्व है, एक तरह का वक्र है, ये क्या कहलाता है? अधिगम वक्र या फिर लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व को लेकर गेट्स एक बात कहते हैं, गेट्स कहते हैं कि अधिगम वक्र अधिगम की मात्रा, गति व प्रगति की सीमा को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करता है। ग्राफ पेपर पर अधिगम की मात्रा, गति, प्रगति, उनकी सीमा को प्रदर्शित करता है। कौन? अधिगम का वक्र या फिर लर्निंग कर्व। अब लर्निंग कर्व टेक्निकली 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला लर्निंग कर्व हो सकता है जिसको हम कहते हैं सरल रेखीय। एक सिंपल लाइन में आपने ड्रॉ कर लिया, सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र। दूसरा होता है, उसे कहते हैं उन्नतोत्तर वक्र, उन्नतोत्तर वक्र। तीसरा होता है नतोदर वक्र, और चौथा होता है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र। आइए अब इन सभी तरह के वक्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरल रेखीय वक्र की, सिंपल लाइन या जो स्ट्रेट लाइन कर्व की। सरल रेखीय वक्र ये सबसे सिंपलेस्ट कर्व है, या फिर एक तरह से यूं कर सकते हैं कि एक हाइपोथेटिकल कर्व है, क्योंकि अमूमन ऐसा दृष्टिगत होता नहीं है। जब अभ्यास के दिनों के बढ़ने के साथ साथ
आपकी प्राप्ति की इकाई, आपकी अचीवमेंट, आपकी निष्पत्ति भी बढ़ती रहे, उसको आप कहते हैं सरल रेखीय वक्र। जैसे इस वीडियो में आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अभ्यास बढ़ रहा है और उसी के अनुपात में आपका जो परफॉर्मेंस है और उसके साथ आपकी जो निष्पत्ति है, आपके जो अचीवमेंट है, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक सरल रेखीय कर्व है या सरल रेखीय वक्र है। अब इसके बारे में लिखते हैं। सीखने की प्रगति को सीखने की प्रगति को लगातार बढ़ते हुए प्रदर्शित करता है। लेकिन सदैव ऐसा होता नहीं है, इसीलिए ऐसा वक्र बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम दृष्टिगत होता है। दूसरा महत्वपूर्ण वक्र जो हम पढ़ते हैं वो होता है आपका उन्नतोदर वक्र या फिर ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र। तो दूसरे वक्र का नाम होता है साथियों उन्नतोदर वक्र। इस उन्नतोदर वक्र को कॉन्वेक्स कर्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स कर्व। अब ये है क्या? देखिए, उन्नत दर, उन्नतोदर मतलब उन्नत दर। इस वर्ड को आप याद रखिए कि उन्नतोदर है मतलब शुरुआत में दर क्या है? उन्नत है, ज्यादा है। यानी शुरुआत के अंदर जो वक्र की दर है वो शुरू में बहुत अच्छी है, शुरू में व्यक्ति सीख रहा है, उसे लगता है कि शुरुआत में मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपके सीखने की जो दर है उसमें कमी आने लग जाती है। धीरे धीरे आपको एक तरह से कह सकते हैं बोझिल होता जाता है। तो ऐसा होता है ना कि शुरुआत में आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, एक दिन बहुत अच्छे समझ में आए, 2 दिन समझ में, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और फिर धीरे धीरे दिमाग का एक तरह से कह सकते हैं दही बड़ा बनना शुरू हो जाता है। आपको लग जाता है कि यार ये क्या चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। शुरू शुरू में तो सब समझ में आ रहा था और बाद में एकदम सब कुछ गुड़गोबर हो गया। तो ये एक तरह का जो वक्र होता है इसको उन्नतोदर वक्र कहते हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो उन्नत दर मतलब शुरुआत में गति उन्नत है, तो प्रारंभ में सीखने की गति, प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, किंतु बाद में सीखने की गति मंद पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। अब इसका एक नाम और है, वो है ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र। नेगेटिव ग्रोथ या नेगेटिव एक्सीलरेटेड कर्व भी इसको कहते हैं। तो इसके लिए एक और नाम है और वो नाम क्या है? ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र। उन्नत दर, शुरुआत में उन्नत थी दर, बाद में धीरे धीरे कम हो गई। अगर मैं इसके ठीक उलट बात करूं तो यहां पर एक ऐसा कर्व है, एक ऐसा वक्र है जिसकी दर शुरुआत में तो अच्छी थी, शुरुआत में तो जिसके अंदर यह था कि चीजें जा रही थी, लेकिन माफ कीजिएगा, शुरुआत में जिसमें जो लर्निंग की जो गति थी वो बहुत ही कम थी,
शुरुआत में सीखा ही नहीं गया था। मैंने पहले उन्नत वाली बात बोल दी थी, कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा जो वक्र मैं पढ़ रहा हूं वो नतोदर वक्र है, जिसमें शुरुआत में गति कम होती है, व्यक्ति नहीं सीख पाता है, लेकिन बाद में अचानक से उसकी गति बढ़ती है और वहां से फिर अधिगम की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। तो प्रारंभ में अधिगम की प्रक्रिया जो थी वो कमजोर थी और बाद में अधिगम की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। तो ये कौन सा वक्र है? ये नतोदर वक्र है। ये नतोदर वक्र है। उन्नतोदर में क्या था कि शुरुआत में गति तीव्र थी और बाद में धीरे हो गई। नतोदर में क्या है? शुरुआत में धीरे है, शुरू में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाती है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे फिर प्रगति होती है। तो इसको लिखिए नतोदर वक्र कॉनकेव कर्व। क्या कहता है नतोदर वक्र? प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है, किंतु अंत में या धीरे धीरे आगे जाकर अंत में गति तीव्र हो जाती है। इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है और वो है धनात्मक उन्नति सूचक वक्र। धनात्मक उन्नति सूचक वक्र। ठीक है। नतोदर यानी कि शुरुआत में नत शुरुआत में कम है और बाद में ज्यादा है। उन्नतोदर शुरुआत में ज्यादा है, बाद में कम है दर। यहां से आपको चीजें याद रखनी है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें इस प्रकार की दर देखने को मिलती है, इस प्रकार के कर्व देखने को मिलती है। वास्तविकता में बात करें, हम जब परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ऐसा होता है शुरुआत में गति धीरे हुई, फिर एकदम से तेज हो गई, फिर कुछ समय बाद लगता है कि यार बोझिल हो रहा है चीजें, अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं या फिर 2-1 दिन का ब्रेक देते हैं क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा है, तो पुनः गति धीमे हो गई, फिर गति पुनः तेज होगी। तो वास्तविकता में क्या है? ये धीमी तेज गति चलती रहती है और इसीलिए वास्तव में जो अधिगम के वक्र बनते हैं वो उन्नत दर और नतोदर वक्र दोनों का एक तरह से मिश्रित कर्व बनता है, इसीलिए इसको मिश्रित वक्र का नाम दिया जाता है। तो चौथा जिस तरह का हमने जिस प्रकार का टाइप ऑफ कर्व देखा था वो है मिश्रित कर्व, मिश्रित वक्र, मिक्स्ड कर्व। तो क्या मिक्स्ड कर्व कोई एक अलग किस्म का कर्व है? नहीं, यह कोई भिन्न प्रकार का वक्र नहीं है। पहली बात तो भिन्न प्रकार का वक्र नहीं है। यह नतोदर व उन्नतोदर वक्र का मिश्रण है। इसको कई बार अवग्रास कर्व भी या अवग्रास वक्र भी कह दिया जाता है। अवग्रास वक्र यानी कि अंग्रेजी में कहा जाता है सिग्मोइड कर्व। आप देखिए शुरुआत में गति धीमे थी, फिर गति तीव्र हो गई, फिर वापस धीमी हुई, फिर वापस तीव्र हो गई। तो धीमी तीव्र इसी प्रकार से अधिगम की जो गति है वो चलती रहती है।
इसी की बात ये करते हैं किस कर्व में या किस वक्र में? मिश्रित वक्र में। तो यहां पर हमने वक्र जो अधिगम के होते हैं उनमें चारों प्रकार के वक्र देखे। अब आइए इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। पहली विशेषता, कभी कभी ऐसा होता है कि सीखने की प्रक्रिया में हमें प्रारंभ में तीव्रता दिखाई देती है। प्रक्रिया में प्रारंभ में तीव्रता दिखाई देती है। इसे कई बार प्रारंभिक तीव्रता भी कहा जाता है और इनिशियल स्पर्ट भी कहा जाता है। इनिशियल स्पर्ट भी इसको कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो यहां पर हमारे लिए आता है वो ये कि सीखने की प्रगति का स्वरूप, सीखने की जो प्रगति है भाई, कभी तेज होगी, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, तो सीखने की प्रगति का स्वरूप स्थायी नहीं रहता। सीखने की प्रगति का स्वरूप स्थायी नहीं रहता, यानी सीखने में प्रगति हमेशा एक जैसी नहीं होती, कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी। और इसी प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि एक समय ऐसा आ गया है जब कोई उन्नति हो ही नहीं रही है, जब कोई प्रगति हो ही नहीं रही है, जब एक तरह से एक अवरोध आ गया है, और इसी उन्नति ना होने को अधिगम का पठार कहा जाता है। अधिगम का वक्र क्या था कि गति का कम होना, ज्यादा होना, लेकिन एक कंसिडरेबल टाइम तक अगर गति रुक जाती है तो उसे अधिगम का पठार कहते हैं। आइए उसे लिखते हैं। किसी स्थान विशेष पर, वक्र के दौरान एक स्थान ऐसा आएगा पर अधिगम की उन्नति लगभग शून्य हो जाती है। लगभग शून्य हो जाती है। ऐसे स्थान को अधिगम का पठार कहा जाता है। पठार कहा जाता है। अधिगम का पठार, कि वहां पर अधिगम की प्रक्रिया जो है वो लगभग यूं लग रहा है शून्य हो गई है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि शारीरिक सीमा के चलते, व्यक्ति की शारीरिक सीमा जो है उसके चलते व्यक्ति के अधिगम प्रक्रिया में अवरोध आ जाता है, व्यक्ति अपनी फिजियोलॉजिकल लिमिट तक पहुंच जाता है, तो शारीरिक सीमा भी एक बड़ा कारण है। वैसे अधिगम के वक्र में जो उन्नति और अवनति होती है, भाई कोई चीज बढ़ रही है, अधिगम की गति बढ़ रही है, या अवनति के कई कारण हैं, या फिर ये गति कम हो रही है, तो इसके पीछे कई कारण हैं। क्या क्या कारण है? जैसे कि व्यक्ति का अभिप्रेरित रहना, व्यक्ति की आवश्यकताएं, बाहरी वातावरण, वही सारे कारण जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े थे ना, वही सारे कारक। तो बाहरी कारक, थकान, विषय वस्तु का कठिन होना, यह भी एक कारक हो सकता है। तो ये सभी कारक जो हैं ये किसी न किसी प्रकार से किसी भी अधिगमकर्ता की उन्नति या अवनति को प्रभावित करते हैं, और अधिगम का जो वक्र उसका बनता है उस वक्र में किसी प्रकार का एक बदलाव लेकर आते हैं। अब आइए बात करते हैं प्लेट्यू ऑफ लर्निंग की, अधिगम के पठारों की। तो हम बात कर रहे हैं प्लेट्यूज ऑफ लर्निंग। मैं आपके लिए एक कॉन्वेक्स कर्व ही लेकर आ गया, ठीक है,
और ये कॉन्वेक्स कर्व जो है, ये जो अधिगम का एक तरह से कह सकते हैं उन्नतोदर वक्र है, इस उन्नतोदर वक्र में क्या हुआ होगा, आपको याद है कि शुरुआत में गति उन्नत थी और बाद में धीरे धीरे कम हो गई। तो शुरुआत की उन्नत गति बाद में धीरे धीरे जो कम हो रही है, तो एक तरह से ऐसा देख रहे हो कि जो निष्पत्ति है, अचीवमेंट है, वो लगभग जीरो है। समय बढ़ता जा रहा है, टाइम ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हो एकदम स्ट्रेट बन रहा है कर्व। यही अधिगम का पठार है, यही सीखने के पठार हैं, यही सीखने के पठार हैं। तो अधिगम के पठार में लिखिए, रॉस का एक कथन है। रॉस कहते हैं कि अधिगम के पठार व्यक्ति के अधिगम प्रक्रिया की उस विशेषता को बताते हैं जिसके अंतर्गत हमें उस अवधि का पता चलता है जिस अवधि में अधिगम प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उन्नति नहीं हुई। तो ये अधिगम के पठारों से हमें पता चलता है कि अधिगम प्रक्रिया में एक समय ऐसा दृष्टिगत हुआ जब व्यक्ति के अधिगम में कोई भी उन्नति नहीं देखी गई, वही अधिगम के पठार हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण चीज जान लेते हैं, और वो ये कि अधिगम के पठार आखिर बनते क्यों हैं, या फिर यूं कहूं कि व्यक्ति के लर्निंग की जो प्रोसेस है, जिसमें शुरुआत में उन्नति आई लेकिन बाद में धीरे धीरे हमने देखा कि कोई उन्नति हो ही नहीं रही है, लर्निंग में कोई अचीवमेंट नजर ही नहीं आ रही। तो ऐसा होता क्यों है, आइए उसको जानते हैं कि अधिगम के पठार या अधिगम के प्लेट्यू जो है वो बनते ही क्यों हैं। पहला कारण इसका जो मनोवैज्ञानिक बताते हैं वो है ज्ञान अवरोध। ज्ञान अवरोध, नॉलेज लिमिट। अब ज्ञान अवरोध क्या है साथियों? नॉलेज लिमिट से अभिप्राय मनोवैज्ञानिक ये बताते हैं कि हर व्यक्ति अपने ज्ञान प्राप्ति के समय में एक विशेष विधि का अनुसरण करता है, और उस विशेष विधि का अनुसरण करते हुए वो हो सकता है उसके उच्चतम स्तर पर पहुंच जाए। अब इसके ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता ना, इससे ज्यादा तो क्या करेगा वो, तो वहां पर फिर ज्ञान का अवरोध आ जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा लिमिट नहीं है, इससे ज्यादा इसके ऊपर आप कोई चीजें नहीं सीख सकते। अब मनोवैज्ञानिक इसको ऐसे बताते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति टाइप करना सीख रहा है, और टाइप करने सीखने की प्रक्रिया में वो हमेशा देख देख कर किसी को पहले देखता है, फिर टाइप करता है, फिर देखता है, फिर टाइप करता है। अब इस देखकर टाइप करने की एक सीमा होगी, 1 सेकंड के लिए ही सही या आधे सेकंड के लिए ही सही उसे देखना तो पड़ेगा जिस विषय वस्तु को वो छाप रहा है। तो ऐसे में इस जगह क्या आ गया, एक अवरोध आ गया, इससे ज्यादा इस विधि में वो नहीं सीख सकता, और इसीलिए यहां पर अधिगम का पठार बन जाता है। दूसरा जो तरीका मनोवैज्ञानिक बताते हैं वो बताते हैं उत्साह अवरोध, उत्साह का अवरोध, उत्साह अवरोध, उत्साह अवरोध। कि सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा, रुचि, उत्साह का अभाव हो। आप जो सीख रहे हो उस प्रक्रिया में इन सभी चीजों का एक तरह से अभाव आ जाए, आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा, आप टेस्ट में कोई नंबर जो है वो आपके टेस्ट हो ही नहीं रहे, तो टेस्ट में नंबर भी नहीं आ रहे, आपका कोई दोस्त साथी परिवार वाला कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई तू क्यों पढ़ रहा है, आपको खुद को लग रहा है कि यार मैं इतने सालों से तैयारी कर रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, क्या रीजन है, तो धीरे धीरे वो जो उत्साह है वो मर जाता है, और उसके मरने के कारण भी कई बार इस उत्साह में, इस मोटिवेशन में भी कमी आ जाती है, और इस मोटिवेशन की कमी के कारण भी अधिगम का पठार बन जाता है। तीसरा जो कारण मनोवैज्ञानिक बताते हैं अधिगम का पठार बनने का, वो है एक प्रकार से शारीरिक सीमा। जैसे मान लीजिए अब मैं हूं एक दुबला पतला सा इंसान, आपको जो पढ़ा रहा है, ये एक दिन सोच ले कि इसको 100 मीटर की रेस में दौड़ना है। अब पहली चीज तो ये बताओ कि उम्र के इस पड़ाव में अगर मैं ये सोचूं कि मुझे 100 मीटर की रेस में दौड़ना है, तो क्या मैं कोई एक बहुत ही शानदार धावक बन सकता हूं? नहीं। जब ये बात 10-15 साल के आसपास शुरू होती तो शायद ऐसा हो पाता, अब ऐसा नहीं है, तो शारीरिक सीमा आ गई। और चलो मान लीजिए शरीर भी, मैं तो कह रहा हूं स्वस्थ है,
और दौड़ना शुरू भी कर दिया, तो क्या हम कभी यूसेन बोल्ट जितना दौड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके शारीरिक सीमा या वंशक्रम के कारण उनमें जो आनुवांशिक गुण आए हैं वो इसी प्रकार के हैं कि वो बहुत तेज दौड़ सकते हैं। हम वैसा नहीं कर सकते, इसीलिए इस शारीरिक सीमा के कारण भी अधिगम में एक प्रकार का पठार आ जाता है। कई बार यह पठार इसलिए भी आता है कि व्यक्ति अधिगम की प्रक्रिया में अनुचित विधि का इस्तेमाल करता है। अनुचित विधि का प्रयोग, मान लीजिए गणित की कक्षा में आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन जब भी जोड़ते हो उंगलियों का प्रयोग करके जोड़ते हो, तो उंगलियों का प्रयोग करना एक प्रकार की शुरुआती अधिगम प्रक्रिया में फिर भी ठीक है, लेकिन एक समय आने के बाद क्या होगा कि आप उंगलियों पर जोड़ोगे तो आप बहुत ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ सकते, और इस अनुचित विधि के कारण भी कई बार आपकी लर्निंग जो है वो रुक जाती है, अधिगम में उन्नति 0 हो जाती है और एक पठार का निर्माण हो जाता है। इसके बाद आती है विषय की कठिनाई। हम अपने आप को ही दोष दे रहे हैं, कभी ऐसा भी तो सोच लो कि विषय ही कठिन हो सकता है, हाँ या ना? विषय की कठिनाई, विषय ही इतना कठिन हो कि आप उसे ना समझ पाओ तो ये क्या कहलाएगा? विषय की कठिनाई। इसके कारण भी हो सकता है चीजें समझ में नहीं आ रही हो और अधिगम का पठार बन जाए, या ऐसा हो सकता है जो आपका अधिगम करता है उसकी इतनी आईक्यू ही नहीं है, उसमें बुद्धि ही नहीं है, मंदबुद्धि है, वो बुद्धि लब्धि का अभाव है, तो यह भी एक कारण हो सकता है कि उसका अधिगम अच्छे से नहीं हो पा रहा हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि जिस वातावरण में व्यक्ति रह रहा हो वो वातावरण इतना दूषित हो कि वो वातावरण आपको सपोर्ट नहीं करे। भाई मान लो आप जहां पढ़ रहे हो और वहां पर पड़ोस में रोज शाम को 8 बजे, जिस घर में आप रहते हो उसमें पड़ोस में शाम को 8 बजे रोज तेज आवाज में गाने बजते हैं, म्यूजिक बजता है, डीजे बजता है, तो आप कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ ही नहीं पाओगे। वातावरण ने आपसे आपकी पढ़ाई के लिए जो एकाग्रता चाहिए वो छीन ली, और ऐसे में हो सकता है कि आप ना कर पाओ। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लिखने की जगह पढ़ने की सोचते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते में लगता है नहीं अपने को लिख के पढ़ना चाहिए, फिर कई बार लगता है हमें किताब से पढ़ना चाहिए, कई बार हमें लगता है हमें टीचर से नोट्स मंगा लेने चाहिए, कई बार हमें लगता है नहीं नोट्स नहीं हमें तो वीडियो से देख लेना चाहिए, कई बार हमें लगता है नहीं नहीं गुरुजी ने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अपलोड करी, वो पीडीएफ देख लो, मैराथन देख लो, तो अंत में ढाक के 3 पात हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो कई बार ऐसी भी चीज होती है कि हम बार बार अपने अधिगम की विधि को बदलते रहते हैं, बार बार विधि को बदलना, बार बार हम अधिगम की विधि को बदलते हैं, उस कारण भी कई बार ऐसा होता है कि अधिगम प्रक्रिया जो है उसमें पठार बन जाते हैं। तो प्रिय साथियों, ये अधिगम को लेकर हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। आइए एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी सीखने की गति की, जो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, कभी तेज होती है, कभी मंद पड़ जाती है। इसमें कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और इन्हीं उतार चढ़ावों को अगर आप एक ग्राफ पेपर पर लिखें, बनाएं, तो वो क्या कहलाएंगे? अधिगम के वक्र। अधिगम के वक्र सरल रेखीय हो सकते हैं, उन्नतोदर हो सकते हैं कि शुरुआत में गति तेज थी बाद में धीरे हो गई, नतोदर हो सकते हैं कि शुरुआत में गति धीरे थी, नत थी, कम थी और बाद में तेज हो गई, और मिश्रित हो सकते हैं, उन्नतोदर भी हो सकते हैं, नतोदर भी हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरल रेखीय की। ये एक तरह का हाइपोथेटिकल है, क्योंकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है कि जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाते जाओ वैसे वैसे आपका अचीवमेंट भी बढ़ता जाए, बीच में कभी कोई रुकावट आए ही नहीं। तो ये उन्नतोदर, माफ कीजिएगा, सरल रेखीय वक्र है। फिर आता है उन्नतोदर वक्र, जिसमें प्रारंभ में गति बहुत तेज होती है और बाद में धीमी पड़ जाती है। तो प्रारंभ में गति तेज थी, बाद में धीमी पड़ गई। आप इसको इस सेक्शन के जरिए समझ सकते हो, इस सेक्शन के जरिए। कंफ्यूज नहीं होना है, शुरुआत में गति तेज थी और बाद में धीमी पड़ गई, इस तरह का एक वक्र बनेगा। आप चेक कर पा रहे हो? मेरे ख्याल से इस प्रकार का एक वक्र बनेगा, शुरुआत में तेज थी बाद में धीमी हो गई। फिर दूसरा है नतोदर, जिसमें शुरुआत में गति धीरे थी बाद में तेज हो गई। ठीक है, फिर इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन लें तो आप इस तरह का कर्व एक बना सकते हैं, यही मिश्रित वक्र है। उसके बाद हमने इनकी विशेषता देखी कि सीखने की प्रक्रिया में जो तीव्रता है वो हमेशा दिखाई देती है, कभी कभी तो उसको इनिशियल स्पर्ट कहते हैं, प्रगति का स्वरूप एक सा नहीं रहता, और जब कई बार प्रगति रुक जाती तो उसे अधिगम का पठार कहते हैं। जैसे यहां पर इस खंड में अधिगम का पठार बन गया, लर्निंग जो है वो एकदम से ब्लॉक हो गई है, और इस अवधि में अधिगम प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। हमने अधिगम पठार के कुछ कारण देखे, ज्ञान अवरोध, उत्साह अवरोध, शारीरिक सीमा
का अवरोध, अनुचित विधि का प्रयोग, विषय की कठिनाई, बुद्धि लब्धि एक कारण हो सकती है, वातावरण, बार बार एक ही विधि को मतलब एक ही विधि के साथ ना रुकना और बार बार में अपने तरीके बदलते रहना, ये सभी कारण भी हो सकते हैं। फिलहाल मैं लेता हूं विदा, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।